इसमें वो लोग जो स्टार्टिंग में आंसर की निकालते हैं ना, वही सेंड करते हैं। M2 में आई थिंक कुछ 2 से 3 क्वेश्चन है, और बाकी पेपर वन में 2 क्वेश्चन, पेपर वन में 2 क्वेश्चन पेपर वन में, बाकी 2 to 3 क्वेश्चन आई थिंक उसमें है पेपर टू में। पेपर टू में और चेक करना है मुझे, 1-2 क्वेश्चन का आंसर उन लोग ने और डिफरेंट दिया है, ठीक है, तो वो भी चेक करके फिर बताता हूँ। हाँ, और पेपर सबको, हाँ सिंगुलैरिटी वाला भी रॉन्ग था, सीक्वेंस वाला भी रॉन्ग है, बट उन लोग ने डी ऑप्शन दिया है, और इसके बाद वो सीक्वेंस वाले का भी सी आंसर दिया, बट वो भी रॉन्ग है, तो वो 2 क्वेश्चन करना है। और इसके बाद वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वाला भी सी आंसर दिया है। हाँ, सी का तो देखना पड़ेगा, बाकी जो सीक्वेंस वाला है और एक वो सिंगुलैरिटी वाला, वो दो तो पक्का चैलेंज कर सकते हैं। हेलो। हाँ, वो जो चैलेंज करता है ना उसको 1000 देना पड़ेगा, बट अगर वो चेंज होके आता है तो वो रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। अगर वो राइट हुआ तो रिटर्न आता है, मतलब अगर वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो 2 क्वेश्चन तो कंफर्म रॉन्ग है, ठीक है, तो उसमें अगर करोगे तो मिल जाएगा। बाकी वो पेपर वन पे तो कुछ बोल नहीं सकते, पेपर वन का कैसा उन पे रहता है, जो अगर सबसे अच्छा लगता है उस पे दे भी सकते हैं और कुछ चांसेस है। लेकिन मैथ्स में जो रॉन्ग है वो कंफर्म रॉन्ग रहेगा। 2 क्वेश्चन तो कंफर्म, एक तो सीक्वेंस वाला और एक सिंगुलैरिटी वाला। बाकी एक डिफरेंशियल ज्योमेट्री का है, वो मैं चेक करके फिर बताता हूँ, ठीक है। हाँ, और पेपर जो टेस्ट रहता है ना, सपोज वो टाइम पे अगर नहीं दे पा रहे हो तो बाद में दो, बट वो पेपर देना है, ठीक है। जैसे वो टाइम पे 5 to 6, अगर ये टाइम है ना, अगर ये टाइम पे अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो पेपर को बाद में अटेम्प्ट करो, बट पेपर सबको कंपलसरी देना है, ठीक है। तो आज हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लेक्स के बारे में बताना था मुझे कुछ। कॉम्प्लेक्स का मैंने वीडियो सेंड किया है, ठीक है, वो वीडियो देखो। उसमें जो मिसिंग रहेगा वो, और बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे प्रीवियस ईयर के, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बार ना, जो वीडियो में सेंड किया हूँ वो एक बार देखो प्लीज। रिकॉर्ड, हाँ लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो वीडियो देखो, उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो कम से कम वो जो वीडियो सेंड किया उन्होंने वो देख लो, बाकी मैं आगे का वीडियो भी सेंड कर देता हूँ। आज जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन डिस्कस करता हूँ, और पेपर सबको अटेम्प्ट करना है। हाँ, कॉम्प्लेक्स का सफिशियंट है। बाकी जो और एक्स्ट्रा रहेगा ना, वो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही देख लेंगे कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज हो। बाकी कॉन्सेप्ट उतना यूज होता है, बाकी क्वेश्चन में वो लोग थोड़ा चेंज करते हैं, तो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझ लेंगे। वो कॉम्प्लेक्स का इनफ रहता है, बाकी इसका नहीं। रियल और लीनियर अलजेब्रा, ये दिख रहा है सबको। देखो, सिलेबस तो लगभग सबका वही रहता है, बट प्रॉब्लम क्या रहता है, नेट गेट में क्वेश्चन जो रहता है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ज्यादा रहता है बस। बाकी टॉपिक तो वही सब रहते हैं, सब में सेम। हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर क्या किसने लिखा, क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे। हेलो, कोई लॉजिक बताएगा। हाँ, हाँ ये रिवर्सिंग वाला है। इसमें क्या करना, देखो 11, 31, 16 है, पहले इसको रिवर्स करो। तो रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, ये एक सीक्वेंस दिया है, 11, 31, 61, x, 82, 93। अगर इसको रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा, ये 11, 13, 16, ये इसको एज इट इज रखते हैं। ये सपोज अगर ए बी है तो क्या हो जाएगा, ये बी ए, 28, 39। अब इसका डिफरेंस निकालो, इसके बीच में डिफरेंस 2, इसके बीच में डिफरेंस 3, इसका पता नहीं, फिर इसके बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। तो क्या बनेगा, ये 2, 3 एक प्राइम नंबर है, इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 और 7। अब ये चेक करते ये राइट है या नहीं। अगर ये सपोज करेक्ट नहीं आ रहा, फिर अपने को सेकेंड लॉजिक यूज करना पड़ेगा। तो इसमें अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो क्या आ जाएगा, ये 21, और 21 का अगर रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, 12। ऑप्शन में है ये,
तो इसका ऑप्शन 12 करेक्ट था। तो पहले इसको रिवर्स करना है और उसमें रिवर्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो प्राइम नंबर आ रहा है, 2 3 5 7 11। सबका सेम यही लॉजिक था, बाकी और कोई लॉजिक लगेगा नहीं इसमें। क्लियर है सबको ये? बाकी सेकेंड तो इजी है, ये अल्फाबेटिकली वाइज कर सकते हो। कितना चेंजेस है इसमें, सबका नंबरिंग लिखो। जैसे ए को 1 देते हैं, बी को 2, तो वो इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये तो एज इट इज स्टेटमेंट है। जो मैंने लास्ट लेक्चर में स्टेटमेंट लिखा था ना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसमें से अपने को ये बताना है कि कौन सा ट्रू नहीं है इनफाइनाइट सेट के लिए। पहला क्या कह रहा है कि इट इज इक्विवेलेंट टू वन ऑफ इट्स प्रॉपर सेट। ये जस्ट स्टेटमेंट था कि अगर कोई भी इनफाइनाइट सेट है तो वो कम से कम एक ऐसी प्रॉपर सेट होगी जिसके साथ इक्विवेलेंट होगा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड में क्या कह रहा है, इट हैज एटलीस्ट वन काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर अपने को कोई भी इनफाइनाइट सेट देंगे तो हम लोग एक्सिम ऑफ चॉइस का यूज करके क्या किए थे, एक नया सेट बनाए थे जिसमें कितने एलिमेंट थे, काउंटेबली इनफाइनाइट थे। तो ये भी करेक्ट है। अब इसमें क्या कह रहा है कि इट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू काउंटेबल सेट। तो ये रॉन्ग है, क्यों? 0 1 ये एक इनफाइनाइट सेट है, बट ये किसी, क्या बोल रहा है कि ये जितने भी इनफाइनाइट सेट है वो काउंटेबल सेट के साथ इक्विवेलेंट होंगे। तो ये तो रॉन्ग हो गया ना। 0 1 इनफाइनाइट सेट है, किसी नेचुरल नंबर के साथ ये इक्विवेलेंट नहीं है। हाँ, ऐसे बोलता कि अगर इसका कोई सबसेट है जो किसी काउंटेबली इनफाइनाइट के साथ इक्विवेलेंट है तो ट्रू होता, बट ये क्या कह रहा है कि एक इनफाइनाइट सेट इक्विवेलेंट है काउंटेबली इनफाइनाइट सेट के साथ या काउंटेबल सेट के साथ। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। बाकी ये भी डायरेक्ट थ्योरम था कि इट हैज एटलीस्ट वन प्रॉपर सेट, कि कम से कम एक प्रॉपर सेट होगी जो कि इक्विवेलेंट होगी टू सेट ऑफ अलजेब्राइक नंबर। तो हम लोग ने क्या देखो, कोई भी इनफाइनाइट सेट है। अब ये सेकेंड वाला क्या कह रहा था कि इसके पास कम से कम एक काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट होगा, और जितने भी काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट होते हैं वो आपस में इक्विवेलेंट होंगे। तो जो सेट ऑफ अलजेब्राइक नंबर होता है ना, वो भी सेट ऑफ अलजेब्राइक नंबर भी क्या रहेंगे, ये भी काउंटेबल होते हैं, मतलब काउंटेबली इनफाइनाइट। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट। तो हर एक इनफाइनाइट सेट के पास एक ऐसा प्रॉपर सेट होगा जो कि इक्विवेलेंट रहेगा उसके, मतलब अलजेब्राइक नंबर के साथ। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब अलजेब्राइक नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो किसी पॉलिनोमियल के रूट होंगे, और पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट कहाँ से आने चाहिए, रैशनल नंबर से। जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं, लेट अल्फा बी एनी नंबर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्राइक नंबर इज सेड टू बी अलजेब्राइक नंबर इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉलिनोमियल। अगर एक पॉलिनोमियल मिलेगा a0 a1x सच दैट ये जो a0 a1 है ये सब किसको बिलोंग करेंगे, Q को बिलोंग करेंगे। तो ये आगे हम लोग प्रूव करेंगे कि जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं इनका कोएफिशिएंट जो रहेगा, अगर ये किसको बिलोंग कर रहा है, मतलब a0 a1 an, ये रैशनल को बिलोंग कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ, ये फाइनाइट नंबर है ना, तो ये भी क्या हो जाएंगे, काउंटेबल हो जाएंगे। ये सब हम लोग प्रूव करेंगे अभी। एक तो अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट बाकी है, और जितने भी फंक्शन बाकी है वो सबका हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जब लास्ट लेक्चर रहेगा ना वहां पे सारे क्वेश्चन लोग डिस्कस करेंगे। ये क्लियर है सबको? हेलो। तो अलजेब्राइक नंबर उसको बोलते हैं कि उसके लिए एक रैशनल फंक्शन एग्जिस्ट होगा जिसका वो, एक पॉलिनोमियल जिसके कोएफिशिएंट कहाँ से आएंगे, रैशनल नंबर से। उसका रूट अगर रहेगा तो हम लोग उसको बोलते हैं अलजेब्राइक नंबर। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, सिर्फ सी स्टेटमेंट फॉल्स है। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कि डेन्यूमरेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज डेन्यूमरेबल।
अब डिन्यूमरेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज डिन्यूमरेबल, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि डिन्यूमरेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट क्या हो सकता है, या तो डिन्यूमरेबल हो सकता है या तो फाइनाइट सेट हो सकता है। तो इसके लिए काउंटर एग्जांपल क्या रहेगा, सिंगलटन एलिमेंट ले लो, A2 को भी सिंगलटन एलिमेंट ले लो, ऐसे A3 को भी सिंगलटन एलिमेंट A ले लो, सबको सेम ले लो, ठीक है। तो जब मैं इसका यूनियन लूंगा तो क्या ले रहा हूँ, इसका डिन्यूमरेबल यूनियन ले रहा हूँ फाइनाइट सेट का, तो इसका आंसर फिर से क्या आने वाला, एक ही एलिमेंट, क्योंकि जितने भी सेट है सब में क्या कर रहा हूँ मैं, एक एलिमेंट लिख रहा हूँ। तो जब इसका काउंटेबल यूनियन लूंगा तो भी क्या आएगा, वो सिंगलटन एलिमेंट आएगा। बट ये कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है, बट उसमें क्या बोल रहा है कि वो डिन्यूमरेबल होगा। डिन्यूमरेबल का मतलब क्या होता है, वो काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। ये क्लियर है सबको, ऑप्शन नंबर 1 क्यों रॉन्ग है? हेलो, ये क्लियर है सबको? हाँ, तो फर्स्ट हमने स्टेटमेंट ही लिखा था ना, 4 स्टेटमेंट लिखे थे कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो 4 स्टेटमेंट क्या था कि फाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट, मतलब ये फाइनाइट, उसका यूनियन फाइनाइट होगा। अगर मैं फाइनाइट यूनियन ले रहा हूँ किसी डिन्यूमरेबल सेट का, तो वो क्या आ जाता है, डिन्यूमरेबल। डिन्यूमरेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट के पास 2 ऑप्शन आते हैं, वो फाइनाइट भी हो सकता है, डिन्यूमरेबल भी हो सकता है। और डिन्यूमरेबल यूनियन ऑफ डिन्यूमरेबल सेट इज, ये 4 स्टेटमेंट हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि डिन्यूमरेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज, फाइनाइट भी हो सकता है और डिन्यूमरेबल भी हो सकता है। अब सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग ने स्टेटमेंट क्या देखा था कि अगर A1 A2 अगर ये काउंटेबल है तो इसका यूनियन भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल। अब रियल नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, रैशनल नंबर यूनियन रैशनल का कॉम्प्लीमेंट। रैशनल हम लोग ने प्रूव किया है कि ये काउंटेबल है, रियल नंबर हम लोग ने प्रूव किया है कि ये अनकाउंटेबल है। क्यों, कॉम्प्लीमेंट के बारे में अपने को पता नहीं है। तो सपोज फॉर एग्जांपल ये काउंटेबल होगा, तो ये काउंटेबल, तो उसका यूनियन भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल। मतलब ये भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल, बट विच इज कॉन्ट्रेडिक्शन, क्योंकि रियल नंबर अनकाउंटेबल है। तो देयरफॉर इसको भी क्या होना पड़ेगा, अनकाउंटेबल। तो देयरफॉर सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज अनकाउंटेबल। ये क्लियर है सबको? तो इस थ्योरम का यूज करके हम लोग क्या प्रूव करते हैं कि जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर है वो कैसे है, अनकाउंटेबल है। ये क्लियर है सबको? हाँ, थोड़ा ध्यान दो। रियल नंबर को हम लोग पार्टीशन कैसे करते हैं, एक तो रैशनल में और एक तो इरेशनल में। तो जितने भी रैशनल है वो सब काउंटेबल है। इरेशनल में भी इसको 2 पार्टीशन कर सकते हैं, एक होता है अलजेब्राइक नंबर और एक होता है ट्रांसडेंटल नंबर। तो जो अलजेब्राइक नंबर होते हैं ये काउंटेबल होते हैं, बाकी ट्रांसडेंटल नंबर कितने हैं अपने को पता नहीं। मतलब बोलते हैं ना कि चाहे जितना हम लोग ट्रांसडेंटल नंबर डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कोई भी एक सीक्वेंस ले लो, उसको हम लोग कहाँ कन्वर्ट करा सकते हैं, एक ट्रांसडेंटल नंबर पे। कोई भी सीक्वेंस ले लो, रैशनल सीक्वेंस ले लो, उसके लिए वो जहाँ पे कन्वर्ट करता है हम लोग क्या करेंगे, या तो वो रैशनल होगा, अगर वहां नहीं हो रहा तो वो इरेशनल पे कन्वर्ट करता है। तो इरेशनल को हम लोग सीक्वेंस की हेल्प से बनाते हैं, बट ऐसे कितने हैं पता नहीं अपने को। तो ट्रांसडेंटल नंबर कैसे हैं, ये अनकाउंटेबल है। तो ये भी याद रखना कि सारे के सारे इरेशनल नंबर अनकाउंटेबल नहीं होते, सिर्फ जो सेट ऑफ ट्रांसडेंटल नंबर है अगर मैं सारे इकट्ठे करूं तब अनकाउंटेबल हो। लेकिन अगर इसका कुछ पार्ट ले लूं ना तो वो भी अनकाउंटेबल होगा, ऐसा नहीं। पहले ये देखो कि वो सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर बोल रहा है कि या फिर उसमें से कुछ स्पेसिफिक मतलब डिफाइन करके पूछ रहा है किसके बारे में। जैसे एक फेमस एग्जांपल आता है, इसमें पी ले लो, एग्जांपल में भी है। अगर इस फॉर्म का है तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि ये कैसा नंबर है, ये अनकाउंटेबल है। ये डिपेंड करता है कि उसकी नंबरिंग किस फॉर्म में आ रही है, क्या उसको मैं लेबलिंग कर सकता हूँ या नहीं। तो ये चीज याद रखना है कि सेट ऑफ रियल नंबर अनकाउंटेबल है, जिसमें से रैशनल काउंटेबल होते हैं
और इरेशनल में भी दो पार्ट आता है, एक अल्जेब्राइक नंबर, अल्जेब्राइक नंबर मतलब एक ऐसी पॉलिनोमियल होगी जिसका कोएफिशिएंट रैशनल नंबर से होता है। जैसे मैं पाई ले लूँ ना, ऐसा कोई पॉलिनोमियल नहीं है जिसका ये रूट होगा और जिसके कोएफिशिएंट कहाँ से होंगे, रैशनल नंबर से। मतलब अगर ये रूट है किसी पॉलिनोमियल का तो उसके कोएफिशिएंट रैशनल नहीं हो सकते, ठीक है। हेलो, हाँ। मतलब इरेशनल नंबर में सब आते हैं, ट्रांसडेंटल और अल्जेब्रिक दोनों आते हैं। हाँ, रैशनल में ये फॉर्म के नंबर, जितने भी ये फॉर्म के नंबर होते हैं ना, उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। या तो ये फॉर्म के होने चाहिए, या फिर फ्रैक्शन में जो या तो टर्मिनेट होता है या तो रिकरिंग होता है, इसको बोलते हैं। मैथमेटिकली ऐसे बोलेंगे, बाकी बचपन में अपने को सिखाया जाता है ना, ऐसा नंबर जो तो टर्मिनेट हो जाए या तो फिर रिकरिंग हो। जैसे पाई को हम लोग नहीं लिख सकते ना, पाई ना तो कोई पैटर्न बनता है ना ही एंड होता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और नॉन रिकरिंग है, तो इसके लिए उसको इरेशनल बोलते हैं। नहीं नहीं, ये रैशनल है। हाँ समझ गए, ये रैशनल है, ये इरेशनल है, ठीक है। इरेशनल में अल्जेब्राइक नंबर होता है, रैशनल नहीं। जो ये नंबर रहते हैं ना, इसको बोलते हैं √2, √3, √6, 2⁻⁴, 3⁻⁴, ये अल्जेब्राइक नंबर है, ठीक है। ये इस फॉर्म के जितने भी नंबर आते हैं ना रूट में, इसको इरेशनल अरे अल्जेब्राइक नंबर बोलते हैं। लेकिन ये सब रैशनल थोड़ी ना है, ये इरेशनल है, मतलब ये फॉर्म के नंबर अपने इरेशनल में अल्जेब्राइक होते हैं। बाकी जैसे पाई हो गया, ई हो गया, log2, log3, ये सब ट्रांसडेंटल नंबर है। हाँ, तो अब इसमें देखो, द सेट ऑफ रैशनल नंबर इन एनी इंटरवल ऑफ फाइनाइट लेंथ। अच्छा एक बात बताओ, चाहे फाइनाइट लेंथ का हो चाहे पूरा रियल नंबर हो, इंटरवल में कितने एलिमेंट होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। अब हर इंटरवल में क्या होगा, काउंटे अरे रैशनल भी होंगे, इरेशनल भी होंगे। ये आर्किमिडियन का प्रॉपर्टी है कि कोई भी इंटरवल ले लो, हर दो पॉइंट के बीच में रैशनल भी होते हैं इनफाइनाइट और इरेशनल भी होते हैं। अब ये कितना नंबर है, अगर मैं छोटा सा भी इंटरवल ले लूं, ये अनकाउंटेबल है, इसमें रैशनल भी होंगे, इरेशनल भी होंगे। तो रैशनल काउंटेबल होगा, क्योंकि रैशनल हमेशा काउंटेबल ही होते हैं, और इसका कोई सबसेट भी ले लूं तो भी काउंटेबल होगा। लेकिन इरेशनल कितने होंगे, एक काम करते हैं, सपोज काउंटेबल होगा तो काउंटेबल यूनियन, अगर इसका मैं यूनियन ले लूं तो ये भी क्या आ जाएगा, काउंटेबल, विच इज कॉन्ट्रेडिक्शन। तो किसी फाइनाइट लेंथ के इंटरवल में भी नंबर ऑफ इरेशनल कितने होते हैं, तो अनकाउंटेबल होते हैं। तो पहले में क्या कह रहा है, द सेट ऑफ रैशनल नंबर, और सेकेंड में बोल रहा है सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है किसी भी इंटरवल में काउंटेबल होते हैं, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड में क्या कह रहा है, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर इन एनी इंटरवल ऑफ फाइनाइट लेंथ इज काउंटेबल, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर थर्ड में क्या कह रहा है, एवरी सबसेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। अच्छा बताओ, अनकाउंटेबल का सबसेट अनकाउंटेबल होता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। रियल नंबर ले लो, उसका एक सबसेट ले लो, क्लोज इंटरवल 0 या कोई भी इंटरवल, तो वो अनकाउंट अरे सॉरी क्या बोला है, सब एवरी सबसेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। इसके लिए काउंटर एग्जांपल क्या लेंगे, क्लोज इंटरवल 0 1 ले लो और उसका सबसेट ले लो, कोई भी सबसेट ले लो, जैसे कि रैशनल। तो रैशनल कैसा है, काउंटेबल है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा। अगर ये अनकाउंटेबल बोलता तो भी करेक्ट नहीं होता, काउंटेबल बोलता तो भी करेक्ट नहीं होता। तो ऑल ऑफ द वो तो होगा नहीं, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, वो बी वाला है। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग याद रखना, इसको हम लोग बाद में करेंगे जब कॉन्टिन्यूटी वगैरह पढ़ेंगे ना, तो वो टाइम पे बताऊंगा कि जो सेट ऑफ पॉइंट्स है, ये खाली याद रख लो, दी एवरी सेट ऑफ डिसजॉइंट इंटरवल
इज काउंटेबल। ये सब आपस में कनेक्शन है सबका, कि जितने भी एक सेट बनाएंगे जिसमें भी डिसजॉइंट इंटरवल होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। सेकेंड, द सेट ऑफ प्रॉपर मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन इज काउंटेबल, ये भी काउंटेबल होता है। दिस सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ मोनोटोनिक फंक्शन इन एनी इंटरवल ए बी इज काउंटेबल। तो ये तीनों काउंटेबल होते हैं। इसका यूज करके हम लोग ये दोनों स्टेटमेंट प्रूव करेंगे कि एवरी सेट ऑफ डिसजॉइंट इंटरवल इज काउंटेबल। तो ये दोनों का यूज करके हम लोग ये थर्ड स्टेटमेंट प्रूव करते हैं। और यही रीजन है कि जब हम लोग एक स्टेटमेंट बोलते हैं ना कि अगर कोई भी मोनोटोनिक फंक्शन है तो उसकी जो डिसकंटिन्यूटी रहती है वो कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, तो वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, एटमोस्ट काउंटेबल हो सकता है या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट हो सकता है, मतलब काउंटेबल है वो। इसीलिए कोई भी मोनोटोनिक फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल होता है। तो रिजल्ट का डायरेक्ट यूज करते हैं, क्योंकि काउंटेबल है तो उसका मेजर जीरो होगा, और मेजर जीरो है तो मतलब वो रीमान इंटीग्रेबल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग प्रूव करेंगे वहां पे। तो ये तीनों स्टेटमेंट साथ में प्रूव करेंगे। तो इसमें तीनों काउंटेबल है, तो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इस फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, तो फर्स्ट थर्ड मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सेकेंड अनकाउंटेबल नहीं आता, ये भी काउंटेबल आता है कि जब लोग सेट बनाएंगे किसी फंक्शन का जब प्रॉपर मैक्सिमा लेंगे ना तो वो भी क्या आता है, काउंटेबल। हाँ 7 देखो, सेट ऑफ ऑल सर्कल विथ सेंटर एट अ रैशनल कोऑर्डिनेट एंड अ रैशनल रेडियस। अब ये बोल क्या रहा है कि एक सेट बनाना है जिसमें सारे सर्कल्स होंगे। सपोज एक सेट बनाना है, सेट ऑफ ऑल सर्कल विथ सेंटर एट अ रैशनल कोऑर्डिनेट एंड रैशनल रेडियस। सिंपल ऐसे ले लो, x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर। और जिसमें ये जो ए बी है ना ये भी रैशनल होने चाहिए, और जो ये आर है ये भी रैशनल होने चाहिए। अच्छा ऐसे कितने चूज कर सकता हूं मैं, मेरे पास ऐसे कितने चॉइस है कि मैं इतने फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं। ए भी रैशनल है, रियल नंबर भी रैशनल है, तो ऐसे कितने रैशनल नंबर है मेरे पास। रैशनल कितने होते हैं, काउंटेबल होते हैं। मैं कुछ भी रेडियस ले सकता हूँ ना, x माइनस टू का होल स्क्वायर, x माइनस रूट टू का होल स्क्वायर। तो रैशनल के लिए ऑप्शन कितने मेरे पास, काउंटेबल है। तो ऐसे कितने एलिमेंट बनेंगे सेट के अंदर, जितने रैशनल होंगे, और रैशनल कितने हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट है। तो ये काउंटेबल तो होगा बट इनफाइनाइट होगा, फाइनाइट नहीं होगा ना, क्योंकि रैशनल नंबर कितने हैं, इनफाइनाइट है। तो देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है सबको ये, कि जिसका जो सेंटर रहेगा उसका रैशनल कोऑर्डिनेट होना चाहिए और उसके रेडियस भी कितने होने चाहिए, रैशनल होने चाहिए। तो काउंटेबल है बट इनफाइनाइट। अनकाउंटेबल भी रॉन्ग होगा, फाइनाइट भी रॉन्ग होगा। डिटरमाइन कर सकते हैं क्योंकि जितने रैशनल एलिमेंट रहेंगे उतने इसके पास, उतने नंबर ऑफ सर्कल में डिफाइन कर सकता हूँ। क्लियर है 7 सबको। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कंसिडर द सेट। एक सेट बनाना है जिसमें सारे नंबर किस फॉर्म के हैं, x प्लस आई वाई के फॉर्म में, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। लेकिन x और y पे कंडीशन दे दिया है कि ये 0 और 1 के बीच में होगा। तो एक्चुअल में ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, बट सारे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लेना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ये अपना रियल एक्सिस और ये अपना इमेजिनरी एक्सिस। तो ये i, तो ये x एक्सिस और ये y को हम लोग इमेजिनरी एक्सिस। ये पूरा प्लेन अपना क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके पास कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, अगर सिर्फ इतना लिखूं मैं, x और y, और x और y किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को। इसके पास कितने ऑप्शन है, c। इसके पास कितने ऑप्शन है, c। क्योंकि x रियल नंबर है तो इसकी काउंटेबिलिटी कितनी होगी, c। ये हम लोग देख चुके हैं, रियल नंबर का जो कार्डिनल नंबर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, c। इसका भी c। तो जब हम लोग x और y की चॉइस होती है ना, तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लीकेशन का यूज करते हैं। एक काम करता हूँ, अभी मैं एरिथमेटिक नंबर बता देता हूँ कि कैसे हम लोग चेक करते हैं मल्टीप्लीकेशन में, एडिशन में कैसे। तो ये भी, इसका आंसर भी सी आता है। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे इसके पास, अनकाउंटेबल, मतलब सी इतने नंबर ऑफ, सी नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे इसमें। तो अनकाउंटेबल तो हो गया, जैसे एक भी सी आ गया ना तो वो अनकाउंटेबल तो हो जाता है। कितना उसका क्राइटेरिया तो पूछा नहीं है,
लेकिन उसमें ये बोल रहा है कि पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लेना है, सिर्फ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी है, 0 से 1 के बीच में, वो भी ओपन इंटरवल। y भी कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से 1 के बीच में। मतलब ये जो ये वाला एरिया दिख रहा है ना, सिर्फ इतना ही एरिया दिख रहा है, ये वाला, उसमें भी बाउंड्री पार्ट नहीं आएगा। मतलब ये इंटीरियर पार्ट, एक स्क्वायर बनेगा जिसका लेंथ कितना है 1, और उसका इंटीरियर पार्ट। तो अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसके पास कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, काउंटेबल होंगे या अनकाउंटेबल, और सीधे सीधे दिख रहा है इसके पास कितने पॉइंट होंगे। अगर एक छोटा सा इंटरवल अनकाउंटेबल है तो इसमें तो पता नहीं कितने इंटरवल आ रहे हैं। एक्चुअल में इसके पास अनकाउंटेबल इंटरवल्स हैं, 0-1 टाइप के अनकाउंटेबल इंटरवल, क्योंकि ये भी कितने एलिमेंट है, अनकाउंटेबल। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, अनकाउंटेबल होगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हो, ये अनकाउंटेबल है और ये इसका पूरा सुपर सेट है, तो ये भी क्या आ जाएगा, अनकाउंटेबल। और ये बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, तो बाउंडेड आ रहा है। तो जो ऑप्शन रहेगा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कि ये जो सेट बन रहा है x प्लस आई वाई, जिसमें एक्स वाई रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और एक्स वाई किसको बिलोंग कर रहा है, 0-1 को, ये अनकाउंटेबल है और बाउंडेड है। क्लियर है सबको ये। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं लगाता तो क्या होता, अनबाउंडेड एंड अनकाउंटेबल। ये क्लियर है सबको। हेलो, अनबाउंडेड मतलब जिसका अपर बाउंड लोअर बाउंड नहीं मिलेगा ना। जैसे पूरा अगर मैं सिर्फ इतना ही लिखूं, जैसे सी का डेफिनेशन क्या है, x प्लस आई वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, सिर्फ इतना रहेगा, तब तो ये पूरा रियल लाइन है और ये पूरा रियल लाइन, तो कोई बाउंडेड नहीं है ना, ये अनबाउंडेड होगा। लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि एक्स वाई किसके बीच में रहेगा, 0-1, तो ये यहाँ तक जा सकता है, ये यहाँ तक, तो सिर्फ यही वाला पार्ट है, तो ये बाउंडेड है ना, इसी के अंदर आ रहा है, इसके बाहर नहीं जा रहा है, तो इसके लिए बाउंडेड है। बाउंड्री पॉइंट से मतलब नहीं है, बाउंडेड है ना, बस इंक्लूड रहेगा, उससे क्या मतलब है, वो तो क्लोजर में आ जाता है ना। तो क्लोज में देखते हैं कि क्लोज है या ओपन है। बाउंड में सिर्फ अपर बाउंड है, जैसे ये भी बाउंडेड है ना। अब इसके बाउंड्री से क्या फर्क पड़ता है, बाउंड्री रहेगा मतलब इसका एंड पॉइंट है, ये क्लोज सेट है, ये ओपन सेट है, ये कुछ नहीं है, ये ओपन। बट बाउंडेड तो सब है ना, ये भी बाउंडेड है, ये भी बाउंडेड है, ये बाउंड को अटेन कर रहा है, ये अपर बाउंड को अटेन कर रहा है, ये लोअर बाउंड को अटेन कर रहा है, ये किसी को अटेन नहीं कर रहा। तो बाउंड्री पॉइंट वो तो क्लोज सेट में डिस्कस करेंगे हम लोग। बाउंडेड में ये बोल सकते हैं इसका बाउंड अटेन नहीं कर रहा है, बट बाउंडेड है। द सेट ऑफ रैशनल नंबर इन एनी इंटरवल ऑफ फाइनाइट लेंथ। अच्छा ये रिपीट हो गया था, तो ये तो करेक्ट है। सेकंड में क्या कह रहा है, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म रूट पी, टी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज अनकाउंटेबल। अब ध्यान दो, यहाँ पे एक तो लॉजिक ये भी लगा सकते हो, मैंने अभी बताया था कि रूट फ्री फॉर्म के जितने भी नंबर रहेंगे वो अल्जेब्राइक होते हैं, और इसमें सारे अल्जेब्राइक भी नहीं आ रहे। तो सारे अल्जेब्राइक नंबर अगर काउंटेबल है और मैं उसको कुछ एलिमेंट सेलेक्ट करूं तो वो भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। तो एक तो वो लॉजिक से बता सकते हैं काउंटेबल है। दूसरा सिंपल ये समझो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सपोज ये बॉक्स लिख रहा हूँ, ठीक है, मान लो ऐसे मेरे पास बहुत सारे बॉक्स है, इसको मैं नंबर 1 दे दिया, नंबर 2 दे दिया, नंबर 4 दे दिया, ऐसे बहुत सारे बॉक्स है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक टोपी पहना देता हूँ। अब मैं फिर से इसको काउंट करता हूँ, इसके पास 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, फिर से वैसे ही है। एक काम करता हूँ मैं, इसका फिर से डबल टोपी, ऐसे बहुत सारी चीज कुछ फिर से लगा दे रहा हूँ उसको। इसको भी नंबर देता हूँ 1 2 3। पहले ऐसे था, अब मैंने उस पर अलग से एक टोपी लगा दी। क्या इसके नंबर ऑफ एलिमेंट पे कोई इफेक्ट हो रहा है? पहले सिंपल था, मैंने उसको एक अलग से टोपी पहना दिया, फिर एक और टोपी, तो क्या इसके नंबर पे कोई इफेक्ट हो रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट पे? तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो उतने ही है ना, चाहे उसको सजा दो, कुछ अलग से ऐड कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट पे इफेक्ट नहीं हो रहा है, इसमें भी कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं ऐड कर रहा हूं। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक सेट है
जिसमें सारे नंबर किस फॉर्म के, रूट पी फॉर्म के, वेयर पी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हो गया, एक नेचुरल नंबर था 1 2 3 4 5। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे इसके ऊपर एक टोपी लगा दे रहा हूँ, √1 √2 √3 √4। इससे क्या फर्क पड़ता है, नंबर ऑफ एलिमेंट तो यही सब रहेंगे ना, उसके ऊपर रूट लगाने से उसके नंबर ऑफ एलिमेंट पे इफेक्ट नहीं होगा। ये तो जस्ट उसका रूट आ गया, मतलब ये अगर 4 है तो इसको 2 लिखेंगे, ये 3 है तो इसको 1.732 लिखेंगे, ये अगर √2 है तो इसको 1.414 समथिंग ऐसे लिखेंगे, बट रहेगा तो एक ही नंबर ना। वो नंबर ऑफ एलिमेंट पे इफेक्ट नहीं आएगा, उसके एक नंबर के वैल्यू पे इफेक्ट होगा। जैसे कोई छोटी चीज थी इतनी छोटी, मैंने क्या किया, इसको बड़ा कर दिया, ठीक है, बट उसके नंबर ऑफ एलिमेंट पे इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है सबको ये? तो रूट पी सिर्फ रूट लगाने से उसके नंबर ऑफ एलिमेंट पे इफेक्ट नहीं होता। अब ये इरेशनल है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे इरेशनल नंबर को निकाल रहा है, इरेशनल नंबर में से सिर्फ ये टाइप के इरेशनल नंबर, रूट पी टाइप के, तो इसका मतलब ये कैसा कितने रहेंगे, काउंटेबल रहेंगे। क्लियर है सबको ये? काउंटेबल में भी कितने, काउंटेबली इनफाइनाइट। तो इसमें क्या कह रहा है, अनकाउंटेबल। तो जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर रहेंगे इस फॉर्म के, वो कितने होंगे, काउंटेबल। तो ये रॉन्ग हो गया। इसमें क्या कह रहा है, अ कनेक्टेड सेट कंटेन्स इरेशनल नंबर ओनली। क्या लिखा, अच्छा ये है कि मतलब एक कनेक्टेड सेट है जिसके पास सिर्फ इरेशनल नंबर है, तो वो अनकाउंटेबल हो। अब इसमें तो कह रहा है कि सिर्फ इरेशनल नंबर होने चाहिए। देखो कनेक्टेड सेट क्या होता है वो छोड़ दो, बस ये याद रखो, रियल नंबर के अंदर सिर्फ इंटरवल ही कनेक्टेड होते हैं। तो कनेक्टेड भूल जाओ, सिर्फ इंटरवल को याद रखो। कितने इंटरवल है अपने पास? अच्छा, इंटरवल का डेफिनेशन क्या होता है, जैसे मैं कोई सेट ले रहा हूं, आई बी एनी सेट, इसको क्या बोलना है, इंटरवल बोलना है, सेट टू बी इंटरवल। इसको इंटरवल कब बोलेंगे, मैं कोई भी 2 पॉइंट ले लूं, कंसिडर एनी 2 पॉइंट, इसका कोई भी 2 पॉइंट ले लेता हूं, ए बी बिलोंग्स टू आई, एक पॉइंट ले रहा हूं सी जो ए और बी के बीच में है, तो सी भी किसको बिलोंग करना चाहिए, आई को। तो ये डेफिनेशन है इंटरवल का, प्रॉपर डेफिनेशन, कि कोई भी सेट ले लो उसको इंटरवल तब बोलते हैं कि उसका कम से कम 2 पॉइंट ले लो। अगर कोई भी, इफ ए बी बिलोंग कर रहा है आई को और कोई एक सी इन दोनों के बीच में आ रहा है, देन सी बिलोंग्स टू आई। अच्छा, इफ देन का मतलब क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग 12th स्टैंडर्ड में जब बच्चे लोग को पढ़ाते हैं तो बोलते हैं इसको कंडीशनल स्टेटमेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, पहले ये चेक करो, पहले तो 2 पॉइंट ढूंढ के लाओ, अगर ये 2 पॉइंट मिल गया ना तब आगे का चेक करो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट ट्रू हो जाता है। ये चीज इंप्लीकेशन में पढ़ते हैं कि इफ देन, इसका मतलब ये होता है कि देन का सेंस तब होगा जब इफ होना चाहिए, अगर यही नहीं हुआ ना तो इसको चेक नहीं करते, इसको बाय डिफॉल्ट हम लोग ट्रू मानते हैं, क्योंकि इसीलिए इसको कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है। तो जब भी किसी इंटरवल को डिस्प्रूव करना है ना, तो कम से कम तो 2 पॉइंट तो लाने पड़ेंगे, अगर वो 2 पॉइंट नहीं मिले तब तो इसका कुछ सेंस नहीं बनता है। तो पहले 2 पॉइंट लाओ, फिर ये चेक करो, अगर 2 पॉइंट नहीं है तो उसको बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू मानते हैं। ये इफ देन का रूल है। ये समझ में आया सबको इंटरवल का डेफिनेशन, कि किसी भी सेट को इंटरवल तब बोलते हैं कि अगर कोई भी पॉइंट हो दो, वो अगर आई के अंदर बिलोंग कर रहा है, सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, मैं एक सी लूंगा जो ए और बी के बीच में, तो सी किसको बिलोंग करना चाहिए, उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। ये क्लियर है सबको, इंटरवल का डेफिनेशन? हेलो, हाँ। ये इम्प्लीकेशन जब हम लोग लिखते हैं ना, इफ देन, पी इम्प्लाइज क्यू, पहले ये चेक करो, अगर पी ट्रू होगा तभी क्यू चेक करना है। इसको ऐसे भी लिखते हैं कि निगेशन पी और क्यू। इसका मतलब क्या होता है कि अगर पी, पहले और का मतलब क्या होता है, या तो पी होना चाहिए या तो क्यू होना चाहिए। इसको ऐसे क्यों लिखते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू। इसका मतलब क्या है कि अगर पी हो गया ना तब तो क्यू को होना पड़ेगा, अगर पी नहीं हुआ तब तो कोई दिक्कत नहीं। निगेशन पी, इसका मतलब क्या है कि पी नहीं है, तो पी नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं, ये ट्रू भी होगा फॉल्स कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है
P हो गया, और जब भी P होता है तो किसको इंप्लाई करता है? Q। अगर ये नहीं होगा तो इसका मतलब Q को होना पड़ता है, तो दोनों में से एक स्टेटमेंट तो होंगे, या तो P नहीं होगा तब तो बाय डिफॉल्ट हो जाता है, लेकिन अगर P नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है मतलब P हो रहा है, और P होगा तो Q को इंप्लाई करता है, तो ऐसे लिखते हैं।